एक बात बस छूट गई थी, जैसे लिखा था कि अगर वारंट जारी हुआ है और वारंट पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो सेक्शन 78 ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति को वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया उसे अविलंब उस न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा जिस न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया था, वो जिसके अधीन वो गिरफ्तार हुआ। एक परंतु लिखा है, कहता परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। ये लाइन बोली तो थी, लेकिन इस लाइन का जो इफेक्ट है वो जितना क्लियर होना चाहिए था उतना क्लियर नहीं हुआ। हमने खुद देखा तो हमें लगा कि उतना क्लियर नहीं हुआ। देखिए, गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय मजिस्ट्रेट का ही न्यायालय होगा ऐसा तो है नहीं। वो तो कोई भी न्यायालय, जितने न्यायालय उल्लिखित है धारा 6 में, उनमें से कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। और वारंट के अधीन गिरफ्तारी पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो सकती। आप पढ़ेंगे वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, सेक्शन 74। तो सेक्शन 74 कहता है वारंट किसी को भी निर्दिष्ट होंगे। ठीक है, तो वारंट ये तो किसी को भी दिए जा सकते, लेकिन 74 शायद ये कहता है स्थानीय अधिकारिता के भीतर गिरफ्तारी होनी, इस प्रकार की बात कहता है। ठीक है, 74 कहता है ना कि गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्तियों को उससे निर्दिष्ट कर सकता है। स्थानीय अधिकारिता की बात नहीं कही गई। तो सेक्शन 74 और 78 इसे एक साथ पढ़ें तो जो बात निकल कर आ रही है कि गिरफ्तारी का वारंट किसी भी न्यायालय के द्वारा ये जारी हो जाएगा और पूरे भारत में कहीं भी निष्पादित ये हो सकेगा। एक पर्टिकुलर स्थान के न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और वो ऐसे स्थान में निष्पादित हुआ जो उस स्थान से 1200 किलोमीटर या 1400 या 2000 किलोमीटर दूर है। तो 2000 किलोमीटर की यात्रा या तो आप हेलीकॉप्टर से करो, तब तो घंटे भर में हो जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर से आपने नहीं की तो 24 घंटे से अधिक समय लगेगा। ठीक है ना। और अविलंब किसके समक्ष लाना है? उस न्यायालय के समक्ष जिसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। ठीक है ना, जिसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया अविलंब उसके समक्ष लाना है। और अविलंब का मतलब यह हुआ कि उतना विलंब तो किया जाएगा जितना जरूरी है, गैर जरूरी विलंब नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ यात्रा में जो समय लगना है वो तो जरूरी विलंब है, वो तो लगेगा ही लगेगा, वो चाहे घटाया तो नहीं जा सकता। अब सवाल ये है, ये समय 24 घंटे से अधिक, ठीक है ना, तो आखिर ये व्यक्ति अविलंब उस न्यायालय के समक्ष लाया जाए जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया, इसमें तो 24 घंटे से अधिक लगने ही है। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि इस व्यक्ति को ऐसा कौन सा हक दिया जाए ताकि इसे जल्द से जल्द अपने मामले पर जुडिशियल रिव्यू कराने का हक और समय ये मिल जाए। ठीक है ना, इस ढंग से कानून बनाना पड़ेगा। तो कहता है परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा।
ये परंतु लिखा ही इसीलिए गया, जिस स्थान पर आपने गिरफ्तारी की होगी, हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई जगह हो कि जिस स्थान पर गिरफ्तारी हुई उससे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट का न्यायालय ये स्थित ना हो। अरे किसी मजिस्ट्रेट का तो होगा, कोई मजिस्ट्रेट तो होगा जो गिरफ्तारी के स्थान से इतनी दूरी पर स्थित होगा कि 24 घंटे के भीतर वहां पहुंचा जा सके, इतना तो होगा ही। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पहले 167 और अब 187। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और वो मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा तो पहले धारा 167 सीआरपीसी और अब 187 बीएनएसएस। उसमें मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, और अगर दृढ़ आधारों पर है तो वो क्या कर सकेगा, उस व्यक्ति की कोई अभिरक्षा ये नियत कर सकेगा, और वो अभिरक्षा एक बार में अधिकतम 15 दिन ये हो सकती है, अधिकतम 15 दिन हो सकती है। ठीक है, 2 दिन की भी तो हो सकती है, 5 दिन की भी तो हो सकती है, 7 दिन की भी तो हो सकती है, अधिकतम एक बार में 15 दिन। ठीक है ना, आप विद इन 24 आवर गिरफ्तारी के स्थान से उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाइए, क्योंकि अविलंब आपको उस न्यायालय के समक्ष ले जाना है जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया, और उस न्यायालय के समक्ष ले जाने में आपको समय अधिक लगने वाला है। इतने समय तक जो वहां तक जाने में समय लगेगा, इतने समय तक उसे अपने को मुक्त कराने का एक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए यह प्रोविजन रखा गया, परंतु लगाकर कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 24 घंटे की दूरी पर कम से कम हिंदुस्तान में प्रत्येक जगह पर स्थित ही होगा। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप गिरफ्तारी के स्थान से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के न्यायालय न पहुंच जाएं। ठीक है ना, और उसमें भी उन्होंने लिख दिया यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर, तो भले आदमी फिर तो तुम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले ही जा सकते हो, और मजिस्ट्रेट के समक्ष जब ले जाएंगे, जब हम लोग पिछले बार जो लोग थे उन्होंने देखा था 167 सीआरपीसी और अब 187 बीएनएसएस, वो ये कहती है कि मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या न हो विचारण की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार करके लाया गया तो वह उसकी अभिरक्षा ये तय कर सकता है कि वो किस अभिरक्षा में रहेगा। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के समक्ष आप ले गए और उसमें, और ये अभिरक्षा 15 दिन की अधिकतम हो सकती है, उसमें 3 दिन 4 दिन जितना समय आपको चाहिए उस व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जिसने वारंट जारी किया था, उतने समय के लिए वो आपको अधिकृत कर देगा, और उतने समय के भीतर आप यहां ले आइए। और इसका अनुपालन आप यहां होते देखते होंगे। बताते पंजाब पुलिस आई है और उन्होंने किसी गिरफ्तार किया, और कहां लाते हैं, बोले एसीजेम सेकंड क्या, एसीजेम फर्स्ट क्या है। ठीक है ना, जिस भी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता हो उसके यहां वो लाते हैं, और वो मजिस्ट्रेट अभिरक्षा उसकी तय कर देता है 2 दिन 4 दिन, जितना समय वहां तक पहुंचने में लगने वाला। ठीक है ना, और पुलिस जब भी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी करती है जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है, तो आप देखेंगे आगे कि वारंट के साथ ऐसे प्रपत्र लाती है जिनके आधार पर अगर व्यक्ति को जमानत देनी हो तो जमानत देने का निर्णय किया जा सके। ठीक, ऐसे प्रपत्र लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे प्रपत्र यानी गिरफ्तारी जब आवश्यक हुई होगी किसी कारण से, तभी तो वारंट जारी हुआ होगा। तो जिन कारणों से जारी, ठीक है, आवश्यक समझी गई है,
वे सारे प्रपत्र वो लेकर आते हैं, और अगर न्यायालय उचित समझे तो बेल भी दे सकता है। आगे ये भी सवाल आएगा कि अगर इस न्यायालय ने यानी इस मजिस्ट्रेट ने जिसके समक्ष व्यक्ति को उपस्थित किया गया है, अगर जमानत दे दी, मानिए उसने जमानत दे दी, तो इस जमानत का प्रभाव क्या है? क्या यह व्यक्ति जब वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा, तो ये जो पूर्व में जमानत उस मजिस्ट्रेट ने दे दी है, इस जमानत आदेश के अधीन इस व्यक्ति को जमानत पर माना जाएगा, या फिर इसे पुनः उस न्यायालय से जिसने वारंट जारी किया था अपने लिए जमानत का निवेदन करना होगा? क्या स्थिति रहेगी? तो इस पर निर्णयज विधि उपलब्ध है, और निर्णयज विधि में यह कहा गया कि नियमित जमानत इसी को कहते हैं जो परमानेंटली आपको मिलती है। का नियमित जमानत देने का हक उसी न्यायालय का होता है जिसे विचारण का अधिकार होता है, और इसलिए अगर ये मजिस्ट्रेट जमानत दे भी दे तो भी वारंट के अधीन जब व्यक्ति वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा तो उसे फ्रेश बेल लेनी होगी, क्योंकि रेगुलर बेल या नियमित जमानत संबंधित मामले में देने का हक उसी न्यायालय का है जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता है। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कस करने से छूट गया था, मीनिंग देयर भाई उतना क्लियरली बात नहीं हुई थी इस पे जितनी क्लियर बात होनी चाहिए, क्योंकि परंतु में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है और ऊपर न्यायालय शब्द का प्रयोग है। ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं केवल मजिस्ट्रेट ही वारंट जारी करेगा। ठीक है ना, आप देखें 78 कहता है पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 73 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। उस न्यायालय के समक्ष लाएगा। अब जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया वो तो गिरफ्तारी के स्थान से 200 किलोमीटर पर स्थित है, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उतने समय पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो तब तक 24 घंटे हो जाएंगे, और कानून की सामान्य जो भावना दिख रही है वो भावना ये दिख रही है कि व्यक्ति को स्वयं को स्वतंत्र कराने का अवसर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मिलना चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 24 घंटे का समय ठीक माना है। पीछे हम लोग देखते हैं कि बिना वारंट गिरफ्तारी हुई, ठीक है ना, इवन मजिस्ट्रेट ने की गिरफ्तारी तो भी निर्णय विधि ने यह कहा कि 24 घंटे के भीतर प्रावधान न होने पर भी मजिस्ट्रेट को भेजना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां भी कानून की वो भावना काम करनी चाहिए, और इसीलिए परंतुक जोड़ दिया गया। ठीक है, और परंतुक जोड़कर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जहां आपने की उससे 24 घंटे की दूरी पर कम से कम मजिस्ट्रेट का न्यायालय तो हो गए, आप वहां ले जाइए। और धारा 187 पूर्व धारा 167 मामले में अधिकारिता न होने पर भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति को लाए जाने पर उसकी अभिरक्षा, ठीक है, ये नियत कर सकती है। तो फिर वो उसकी अभिरक्षा जितने दिनों के लिए नियत करनी होगी, ठीक है, वो कर देंगे, और उसके बाद ठीक है आप संबंधित जगह पर उसे लिए जाइए। हालांकि धारा 167 या धारा 187 अन्वेषण के दौरान, ठीक है, अभिरक्षा नियत करने की ताकत यह देती है मजिस्ट्रेट को, और जब वारंट जारी हुआ तो कोई जरूरी नहीं अन्वेषण चल ही रहा हो। ठीक है ना, लेकिन परंतु स्वयं ने मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का निर्देश दे रहा है। ठीक है ना, और इस परंतुक को आप पढ़ेंगे इसके साथ धारा 83
ठीक है ना। उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति लाया गया है, अभी जब हम लोग पहुंचेंगे धारा 83 पर तब देखेंगे। तो धारा 83, 187, ठीक है, धारा 78, ये सब मिलकर जो बात कह रही है उसका प्रभाव यही है कि संबंधित मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष वो उपस्थित किया गया वारंट के अधीन, वो मजिस्ट्रेट उसकी अभिरक्षा ये तय कर पाएगा उस समय तक के लिए जितना समय उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए लगेगा। ठीक है ना। आगे देखें 79, तो कह ही रहा था कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी हिस्से में निष्पादित किया जा सकेगा। 80 फिर कहता है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अब न्यायालय जहां स्थित है उससे बाहर वारंट का निष्पादन यह चाहता है, तो दो तरीके आ रहे हैं। एक तरीका है कि उसे डाक से भेज दे उस जगह पर जहां गिरफ्तारी होनी है। ठीक है ना। और दूसरा तरीका यह है कि 74 और 81 इन्हें मिलाकर पढ़िए और पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर दीजिए कि वो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता के बाहर के स्थान में जाकर कर लें। ठीक है ना। दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीकों का इस्तेमाल ये होता है। आप कहें, देखिए कहता है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, कहता है जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसका निष्पादन किया जाना है। और यदि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम प्रष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा। यानी भेज सकेगा, यह नहीं कहा कि अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन होना है। तो इन एवरी कंडीशन, ठीक है, द कोर्ट विल सेंड दैट वारंट ऑफ अरेस्ट थ्रू पोस्ट, ये नहीं कहा, भेज सकेगा। और इस तरीके का इस्तेमाल आप कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने कहा कहां है व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट जारी होना है गिरफ्तारी का, उनका बुलंदशहर में, ठीक है, जारी हो गया। किसी पुलिस अधिकारी को जारी नहीं किया, जारी हो गया। उस स्थान के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए या पुलिस कमिश्नर के लिए जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर गिरफ्तारी के लिए अपेक्षित व्यक्ति निवास कर रहा है। और जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्हें वो मिलेगा तो गिरफ्तारी के वारंट पर वे अपना नाम पीछे प्रष्ठांकित कर देंगे, इंडोर्समेंट कर देंगे, यानी अपने सिग्नेचर ये कर देंगे। और फिर ठीक है, आपका कहते हैं और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएंगे, यानी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करवाएंगे। अगर वो अपेक्षा करे वारंट के सार की सूचना देंगे, अनावश्यक विलंब के बिना आगे उपबंधित रीति के मुताबिक उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष अविलंब उपस्थित कराने के लिए व्यवस्था करेंगे, ये सारे काम करेंगे। ठीक है ना। कहता उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार
ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 83 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने के लिए कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। आ गई वही बात कि वारंट जब भी अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए डाक से भेजा जाएगा, तब तक वारंट के साथ ऐसे सारे प्रपत्र भेजे जाएंगे जो वारंट के अधीन गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की जमानत पर विचार करने के लिए उस न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जिसके समक्ष धारा 78 के परंतुक और 83 के प्रभाव से, ठीक है, गिरफ्तार होने वाला न्यायालय लाया जाएगा, वो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति लाया जाएगा, ताकि वो न्यायालय ये तय कर पाए कि वारंट के अधीन जो गिरफ्तार हुआ उसे हम जमानत दें या न दें। और अगर उसे लगता है कि जमानत देना ठीक नहीं है तो धारा 83 अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या करेगा, इस व्यक्ति को, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष, जिस न्यायालय के द्वारा जारी वारंट के आधार पर यह गिरफ्तार हुआ है, उसके समक्ष प्रस्तुत कराने की व्यवस्था ये करेगा। और अन्वेषण अगर चल रहा है तो धारा 187 आइए, अन्वेषण नहीं चल रहा है क्योंकि जरूरी नहीं वारंट जब जारी हो तो अन्वेषण चल ही रहा हो, कोई आवश्यक थोड़ी है, विचारण चल रहा है, विचारण में वारंट जारी होते हैं, ठीक है, तो 187 की प्रयोज्यता रहेगी नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट को अधिकारिता 187 या पूर्व के 167 तभी मिलती है जब अन्वेषण चल रहा हो, ठीक है। तो वारंट के अधीन गिरफ्तार हुआ तो धारा 83 और धारा 78 पर्याप्त शक्ति दे रही हैं उस न्यायालय को जिसके समक्ष गिरफ्तार हुआ व्यक्ति ये लाया जाएगा, ठीक है, वारंट के अधीन। अच्छा, आगे कहता है पुलिस अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यानी वारंट अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए डाक से भेज दिए जाएं, यह भी हो सकता है, और पुलिस अधिकारी को दे दिए जाएं, यह भी हो सकता है। आगे 74 कहता है किसी को भी दिए जा सकते हैं अगर तुरंत निष्पादन आवश्यक है, यानी प्राइवेट पर्सन को भी मिल सकता है। आगे कहता है जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन होना है ले जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो वो उस स्थान में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए अगर आप किसी को गिरफ्तार करने गए हैं तो ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि गिरफ्तारी करने के स्थान पर अशांति हो सकती है, इसलिए संबंधित व्यवस्थाएं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सके जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में गिरफ्तारी होनी है। इसके लिए जरूरी है कि अगर पुलिस अधिकारी अधिकृत किया गया है न्यायालय के द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर वारंट का निष्पादन करने के लिए, तो ये पुलिस अधिकारी संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति निवास कर रहा है उसके पास गिरफ्तारी का वारंट ले जाए और वह उसका पृष्ठांकन करे, अर्थात अवगत हो जाए कि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में होनी है, ठीक है। और या फिर चलिए आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ढूंढने में समय लगेगा, मान लीजिए वो है नहीं, कोई जरूरी तो है नहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हर समय बैठा ही रहेगा, तो कानून में अल्टरनेट व्यवस्थाएं ये भी होनी चाहिए। तो कहता है या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, अरे भाई वो व्यक्ति जहां भी होगा वो स्थान किसी पुलिस थाने की सीमाओं में तो आता ही होगा,
और ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता जब किसी पुलिस थाने में कोई भारसाधक अधिकारी न हो। वो तो हर समय होगा। तो आप पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में उस वारंट का निष्पादन होना है, ठीक है, लेके जाएगा। और फिर ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी आखिर उसके पास लाया गया है तो किसी काम के लिए लाया गया ना, क्योंकि कानून में कोई चीज निरुद्देश्य थोड़ा है, हर चीज एक लक्ष्य को समर्पित है। ठीक है, अगर वारंट के अधीन कोई गिरफ्तार हुआ, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले गया विलंब, ठीक है, मजिस्ट्रेट को, ठीक है, दिखाने के लिए ले गया कि हमने गिरफ्तारी कर। धारा 83 में लिखा है क्यों ले जाएंगे, धारा 167 187 में लिखा है क्यों ले जाएंगे। भाई कोई वहां आरती थोड़े उतर रही, ना दिखाने ले जाएंगे कि देखो हमने गिरफ्तार कर लिया। ले जाने का कुछ उद्देश्य होता है। तो वही कह रहा है, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम प्रश्नांकित करेगा। ये नाम प्रश्नांकित करने की बात क्यों है, ताकि ये तय हो जाए कि लाए थे या नहीं लाए थे। ठीक है ना, इंडोर्समेंट से ये तय होगा कि लाए थे या नहीं लाए थे। और ऐसा प्रश्नांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा। यानी नाम का इंडोर्समेंट होते ही विल हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट दैट पर्सन। अथॉरिटी तो उसे इसी न्यायालय से मिल चुकी है जो वारंट जारी कर रहा है। यहां अथॉरिटी मिलने का अर्थ यह है कि अगर अब कोई झगड़ा झंझट होता है तो इसके लिए यह पुलिस अधिकारी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और वो थाने के भारसाधक अधिकारी जिनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में गिरफ्तारी हुई है, अब जब जवाबदेह और जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। अब तो उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको बताया क्यों गया, बताया इसीलिए गया कि आप प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर सको। ठीक है, और कहता है और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता भी करेगी। यह भी हो सकता है कि वो पुलिस अधिकारी अकेले न कर पाए, तो यू मस्ट हेल्प टू दैट पुलिस ऑफिसर हु इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट ए पर्सन अंडर द वारंट इशूड बाय अ कोर्ट। ठीक है ना, तो आप उसकी सहायता भी करेंगे। कहता जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब के कारण ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय कि जिसने जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना भी कर सकेगा। यानी जो आपका 81 सबसेक्शन 3 की प्रक्रिया है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में है, जब आपको लगता है कि अगर हमने पृष्ठांकन प्राप्त करने की कोशिश की तो जो मेन पर्पस है वही फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं हो पाएगा जिसको गिरफ्तार करना है। तो फिर क्या करोगे इंडोर्समेंट वगैरह लेके? अच्छा फरार हो जाएगा, लेकिन तुम्हें डर ये है कि अगर अकेले गए तो मार भी हो जाएगी, तब तो लोगे ही भाई, सीधी सी बात है, मार थोड़ा दिखाओगे जाके। लेकिन अगर आप सक्षम हो और अगर आपको लगता है कि पृष्ठांकन लेने से देर होगी तो तुम्हें सक्षम होकर जाना चाहिए था। भाई ऐसा तो है नहीं पुलिस की कोई कमी है, आप सुपीरियर ऑफिसर से कहते और पुलिस लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं निष्पादन में और आपको लगता भी है कि इंडोर्समेंट हमने लेने का प्रयत्न किया, तो वो व्यक्ति जिसे वारंट के अधीन गिरफ्तार होना है फरार हो जाएगा। तो फिर देयर इज नो नीड, ठीक है, टू गेट द इंडोर्समेंट ऑन
डेथ वारंट। ठीक है, तो आप ऐसे ही गिरफ्तार ये कर सकते हैं। तो 81 सेक्शन 3 आपात की स्थिति में प्राधिकार देता है बिना एंडोर्समेंट गिरफ्तार करने का। अब व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, कहा? अधिकारिता के बाहर, जिसको वारंट के अधीन गिरफ्तार होना है। अब सवाल यह है, 78 कहता है बिना विलंब के वाला आइए जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष। स्थान जहां गिरफ्तारी हुई है वो वारंट जारी करने वाले न्यायालय, इसके निकट भी हो सकता है और इससे दूर भी हो सकता है, बातें दोनों हो सकती हैं। अच्छा, वारंट केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस इसके अधीन ही आरोपित होने पर जारी किया जाएगा, ऐसी भी बात नहीं। वारंट तो इवन साक्षी के खिलाफ जारी हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि बेलेबल वारंट हो, लेकिन बेलेबल वारंट हो यानी प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश न्यायालय ने कर दिया हो, लेकिन छोड़ेंगे तो हम तब, पहले गिरफ्तार तो करेंगे। जब वो गिरफ्तार करेंगे, वो प्रतिभूति लेने का निर्देश अगर वारंट दे रहा होगा और वो प्रतिभूति देगा तो छोड़ देंगे, अगर प्रतिभूति देगा ही नहीं तो करना ही पड़ेगा। भाई निर्देश तो ये होगा ना कि प्रतिभूति दे तो छोड़ दो, देता ही नहीं तो क्या करें? ठीक है, और या फिर वो प्रतिभूति लेकर छोड़ेंगे तो हम तब जब पहले गिरफ्तार तो करें। तो हर स्थिति में व्यक्ति गिरफ्तार तो होगा ही होगा। जहां गिरफ्तार हुआ वो स्थान वारंट जारी करने वाले न्यायालय के निकट हो सकता है, दूर हो सकता है। तो दोनों दशाओं के लिए प्रक्रिया दी गई कि जिस स्थान पर गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी करेगा कौन? पुलिस अधिकारी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं जाएगा गिरफ्तार करने, न पुलिस का कमिश्नर जाएगा, चाहे डाक से हुई हो और चाहे जैसे हुई हो, पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगा। क्योंकि लिखा है अगर डाक से जाएगा तो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ये वारंट को इंडोर्स करेगा, और इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से वारंट का निष्पादन कराएगा, ये लिखा है। और पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट है, और अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन होना है तो पुलिस अधिकारी स्वयं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास जाएगा और उससे इंडोर्समेंट कराएगा। फिर पुलिस अधिकारी के लिए यह पर्याप्त प्राधिकार होगा कि वो उस वारंट के अधीन व्यक्ति की गिरफ्तारी करे, और अगर अपेक्षा करता है तो संबंधित पुलिस स्थानीय उसकी मदद करेगी। लिखा तो यह है, यानी अगर अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी हुई है तो प्रत्येक दशा में या तो पुलिस अधिकारी ने की होगी, ठीक है ना, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे इन्फॉर्म्ड होगा। यही तो स्थिति होगी भाई, स्थिति तो यही होगी। और प्राइवेट पर्सन ने भी की होगी तो तत्काल उसने पुलिस अधिकारी को दिया होगा। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी तो आ ही गया होगा अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी होने की स्थिति में। अब जब पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी कर ली तब क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? कहता जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है, यह धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई थी, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। यानी जिले के बाहर वारंट के अधीन पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी कर ली, जिस स्थान पर गिरफ्तारी हुई है वो स्थान, ठीक है, जो न्यायालय जिसने वारंट जारी किया, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया उस न्यायालय से गिरफ्तारी का स्थान 30 किलोमीटर से कम पर स्थित है।
कह रहा है उस दशा के सिवाय जिसने वह न्यायालय, जिसने वह वारंट जारी किया, गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, 30 किलोमीटर के अंदर वो न्यायालय ही है जिसने वारंट जारी किया था। तो आपको गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे 30 किलोमीटर के अंदर वही स्थान है, 30 किलोमीटर के अंदर वही स्थान है, मीनिंग के बाद 30 किलोमीटर के अंदर वही न्यायालय स्थित है जिसने वारंट जारी किया, तो सीधे वहीं ले जाओ और किसी के पास ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अब वो न्यायालय 30 किलोमीटर के अंदर स्थित नहीं है जिसने वारंट जारी किया, लेकिन आपको गिरफ्तार व्यक्ति को ले कहां जाना है? आपको ले जाना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं में गिरफ्तारी हुई है, यह जिला पुलिस अधीक्षक या जिला आयुक्त, इन तीन में से किसी एक के पास ले जाना है। नॉर्मली आपको गिरफ्तार व्यक्ति को किसके समक्ष ले जाना है? इन तीन लोगों में से किसी एक के पास ले जाना है, या तो एसपी के समक्ष, अगर पुलिस कमिश्नरेट इसकी स्थापना हुई है तो पुलिस कमिश्नर के समक्ष, या उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में गिरफ्तारी हुई। इन तीन में से एक के सामने आपको लेकर जाना है। तो इन तीन के सामने सामान्य तौर पर आपको लेकर जाना है गिरफ्तार व्यक्ति को, लेकिन तीन दशाओं में लेकर नहीं जाना है। वो तीन दशाएं कौन सी हैं? आपने वारंट के अधीन गिरफ्तारी की और वारंट प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देता था, संबंधित व्यक्ति ने प्रतिभूति दे दी, आपने उसे छोड़ दिया। अब आपको तीनों में से किसी के सामने उस व्यक्ति को ले जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी दशा, आपने गिरफ्तारी की, जिस स्थान पर आपने गिरफ्तारी की उससे 30 किलोमीटर के अंदर वो न्यायालय स्थित है जिसके वारंट पर गिरफ्तारी हुई है। अब भी आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी या पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर के सामने उस व्यक्ति को ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी दशा, जिस स्थान पर गिरफ्तारी हुई वो स्थान वारंट जारी करने वाले न्यायालय से 30 किलोमीटर से कम की दूरी पर तो स्थित नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी के स्थान से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या एसपी जितनी दूरी पर स्थित है उससे कम दूरी पर वो न्यायालय स्थित है जिसने वारंट जारी किया। एसपी कलान में गिरफ्तारी हुई, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चुनाव ड्यूटी में शाहजहांपुर आए हुए थे। कलान 60 किलोमीटर यहां से, और वारंट जारी करने वाला न्यायालय कौन सा था? बदायूं का। ठीक है। तो अगर गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है, बदायूं का न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर स्थित नहीं था, सही है, ठीक है ना? ठीक है, 30 किलोमीटर के अंदर स्थित नहीं था, वारंट प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश ये भी नहीं देता था, ये भी सही है। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको शाहजहांपुर मुख्यालय पर मिलते हैं, ठीक है, और शाहजहांपुर मुख्यालय 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, मान लीजिए पुल भी टूटा हुआ है, ठीक है, अब तो आपको और घूम के आना है, तो 100-150 किलोमीटर ये पड़ जाएगा। जबकि बदायूं जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया वो इसकी अपेक्षा अधिक निकट स्थित है, 30 किलोमीटर की दूरी पर तो नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के स्थान से ये तीन व्यक्ति जहां आपको उपलब्ध होंगे उसकी अपेक्षा वारंट जारी करने वाला न्यायालय अधिक निकट स्थित है। तो भी आपको गिरफ्तार व्यक्ति को इन तीन व्यक्तियों के समक्ष नहीं लाना है, तो भी आप कहां ले जाएंगे? वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष। अब ये तीनों दशाएं नहीं है, तो फिर आप गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर कहां आएंगे? जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर
या उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर आपने गिरफ्तारी की है। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे? कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवासकर्ता को तुरंत जानकारी देगा, क्योंकि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में जिला मुख्यालय में सूचना देनी है। ठीक है ना? इसलिए अरेस्टिंग अफसर जो है वारंट के अधीन, वो क्या और करेगा इसके संबंध में भी 82 सबसेक्शन 2 बनाया गया। यानी 83 ये बताएगी कि ये पुलिस अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, या पुलिस कमिश्नर जिनके समक्ष गिरफ्तार हुआ व्यक्ति लाया गया है, ये क्या करेंगे ये अगला सेक्शन बताएगा। जबकि 82 सबसेक्शन 2 यही अभी निर्धारित कर रहा है कि ये व्यक्ति जिस पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है उस पुलिस अधिकारी का और क्या कर्तव्य होगा। दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो इस पुलिस अधिकारी ने पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी उसे सूचना देकर गिरफ्तार किया होगा, और या अगर मामला आपत्तिक होगा 81 सबसेक्शन 3 का मामला होगा, यानी इसे लगा होगा कि सूचना आदि देने से जो देर होगी उससे वारंट का निष्पादन संभव नहीं रहेगा, तो इसने ऐसे ही गिरफ्तारी कर ली होगी। ठीक है, तो अगर इसने बिना सूचना गिरफ्तारी की है तो थाने के भारसाधक अधिकारी जहां गिरफ्तारी की गई है वहां भी तो सूचना देंगे आप, क्योंकि वो लोग तो जाएंगे रपट दिखाने पहुंचेंगे कि हमारा अपहरण कर लिया आदमी का, घर वाले तो वहां रपट तो ना लिख जाए तुम्हारे खिलाफ, तो उसे सूचित करेंगे आप। और दूसरा जो डेजिग्नेटेड अफसर होगा, ठीक है ना, 36 थी 37 थी, ठीक है ना, उसमें एक कंट्रोल रूम बनाना था और समस्त गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की सूचना ये प्रदर्शित करनी थी डिजिटल मोड में, तो वो भी वहां भी आप सूचित करेंगे पदाभिहित पुलिस अधिकारी को, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, ये कह रहा है उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया, दोनों बातें बताएंगे आप। जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, इसे दोनों को जानकारी देंगे। यानी जो डेजिग्नेटेड पुलिस अफसर है उसे भी आप बताएंगे, और ये व्यक्ति मान लीजिए मिल गया वो सदर बाजार में और रहता है वो रौजे में, तो जहां वो साधारणतया निवास करता है वहां के पुलिस अधिकारी देंगे नहीं देंगे? भाई वहां तो पता रहना चाहिए, ताकि आदमी ढूंढ के कहां जाएगा, सबसे पहले वो पुलिस के पास पहुंचेगा तो पुलिस बताएगी कि साहब आपके व्यक्ति गिरफ्तार हुए, वारंट के अधीन गिरफ्तार हुए और फला जगह है, जाइए आप मिल लो। ठीक है ना, तो एक कानून का मानवीय चेहरा ये रहना चाहिए, तो वो प्रोविजंस आपको दिखाई देंगे।